हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों का प्री बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी बच्चों का जनवरी महीने में स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं यही प्री बोर्ड का पेपर मेरे पास बच्चों ने सेंड किया है, तो इसका एनालिसिस करेंगे। अगर आप भी प्री बोर्ड देने वाले हैं तो इस पेपर को जरूर लगा लेना। और बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। आप देख सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देख सकते हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 लिखा है ना। सबसे बड़ी बात कि SPS 4 कोड का ये पेपर है और क्लास 12 सामान्य हिंदी का पेपर है। ठीक है, अब देख सकते हैं पूर्णांक जो है 100 मार्क्स का बनाया गया है प्री बोर्ड का पेपर, और समय 3 घंटे 15 मिनट का सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम के पेपर की तरह है। तो इस पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए, इसमें मैं बताऊंगा आंसर के साथ भी कैसे तैयार करना है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो यहाँ से देखिए पेपर स्टार्ट होता है। निर्देश पढ़ेंगे पहले कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद ठीक यहाँ पे लिखा है खंड क, लिखा है ना, खंड क से स्टार्ट करेंगे। नीचे देखिए क्वेश्चन पहला लिखा है कि छायावादी काव्य की बृहदी के रचनाकार नहीं है। बृहदी के रचनाकार नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पंत जी भी हैं, महादेव वर्मा जी भी हैं, निराला जी हैं, लेकिन यहाँ पे प्रसाद जी जो लिखा है ना ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर प्रसाद जी पर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता यहाँ पे बच्चों ने टिक भी कर चुका है, और देखेंगे कितना गलती किया है कितना सही। तो यहाँ पे देख सकते हैं पल्लव के रचयिता सुमित्रानंद पंत पर टिक किया गया है, लेकिन यही आंसर इसका सही है। ठीक है, इसके ठीक बाद चलेंगे नीचे की तरफ। ग नंबर क्वेश्चन पे लिखा कि सुक, यहाँ पर लिखा है सुकर खेत, यहाँ पर लिखा है सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है, ये पूछा है ना। तो इसमें कबीरदास से होगा कि नंददास जी से कि तुलसीदास, यहाँ पे सूरदास। तो आप सभी को मालूम है कि सुकर खेत जो है ये नामक स्थान संबंधित है, तो ये तुलसीदास यानी कि इन्हीं के द्वारा है। ठीक है, इसके ठीक बाद चलेंगे घ नंबर पे। पहला का घ, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना ही है। भारत भारती भी है, साकेत भी है, लेकिन यहाँ पे आंसू जो है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो आंसू हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अंग नंबर पहला का, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। कौन सी कृति जो है महाकाव्य नहीं, रामचरितमानस, साकेत हो जाएगा, या यमा हो जाएगा, या पद्मावत। तो आप सभी को मालूम है यमा जो है ये कौन सी काव्य कृति में नहीं है, तो यमा जो है महाकाव्य नहीं है, यानी कि यही सही है। ठीक है, पहला में 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, दूसरा का देखेंगे। आप इस पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए, ऐसा ही बोर्ड एग्जाम का भी पेपर बनेगा, और प्री बोर्ड देने वाले हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। ठीक है, दूसरा का क, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो आप सभी को मालूम है सन 1943 से अभी तक का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब, सही लगाया गया है। ठीक ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे ख नंबर, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, या जयशंकर प्रसाद जी, या जगन्नाथ दास रचनाकार, यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, यही सही लगाया गया। ठीक, ये करेक्ट आंसर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ये प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक प्यारा सा अपना लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, अंत तक बने रहिए। यहाँ पे ग नंबर देखिए, झरना के रचयिता कौन है। झरना के रचयिता जगन्नाथ दास, मैथिली सरगुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी। आप सभी को मालूम है कि झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रची गई एक रचना है। तो ये ग नंबर ऑप्शन जो है, ग का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलिए देखिए घ नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी जी, कबीर जी, ये सही लगाया गया है। कबीर जी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आप पेपर को अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को आपका पेपर सेम ऐसा ही आएगा। इस पेपर को थोड़ा बच्चों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी देखने को मिले, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और भी लाऊं। तो दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा लिंक को। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। आदिकाल का ग्रंथ यहाँ पे देखिए लिखा गया है बीसल, यहाँ पे लिखा है ना बीसल देव रासो, ये सही लगाएगा। ठीक है, बीसल देव रासो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमने पहला गद्य चैप्टर से पद से दो दो यानी 5-5 क्वेश्चन कर लिए। कितने 10 क्वेश्चन किए हैं, एक भी आपका गलती नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन तैयार कीजिए बारीकी से। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का गद्यांश आएगा। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत मनुष्य ने युग युग में
जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रवास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कंबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्व स्थान है। अब देखिए यहाँ से, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन की यहाँ पे विकट लिखा है ना, बीटअप है, बीटअप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्र जन के जीवन और सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत भूमि पर बसने वाले जन जन के ज्ञान। यहाँ पर मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा पद्यांश गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा किस चैप्टर से है। ये आपको देखिए यहाँ पर राष्ट्र का तीसरा अंग, इसका मतलब राष्ट्र का जो स्वरूप है, राष्ट्र का क्या है स्वरूप, जो चैप्टर है आपका स्वरूप वाला, उसी चैप्टर से इस गद्यांश को लिया गया है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया राष्ट्र के स्वरूप से। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, देखिए पहला, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम, तो आपको मालूम है ही, शीर्षक के लेखक का नाम बता दीजिएगा। राष्ट्र का तीसरा अंक क्या है, इसी गद्यांश में इसका आंसर लिखाना छिपा है। तीसरा है राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है, इसी गद्यांश में से इसका आंसर देना है। चौथा लिखा है कि ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा जाता है, इसी में है इसका आंसर। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर का गद्यांश रहेगा। नीचे जो दिया है अथवा में क्वेश्चन, इसको भी कर सकते हैं या ऊपर वाला कोई एक ही करेंगे। यदि लिखा है ना, यदि यह नवीकरण सिर्फ कुछ पहाड़ियों की व आचार्यों का दिमाग कसरत की बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होता। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से ही है। यदि नए शब्द का, तो ये देखिए भाषा का स्वरूप जो चैप्टर है, तो ये देखिए भाषा, इसमें आपको एक न एक कहीं ना कहीं आपको चैप्टर का अंश मिलेगा जिससे पहचान हो जाएगा कि किस चैप्टर से ये गद्यांश को दिया गया। इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहे हैं ना, दिख रहा है, आपको इसी को सॉल्व कर लेना है, बस अच्छे से तैयारी कर लेना है। अब यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन जो है पद्यांश है, दिख रहा है ना पद्यांश, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे देखिए। पद्यांश में दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसत सुख का नवल प्रभात। अब यहाँ पर देखिए आपको चैप्टर में कहीं ना कहीं अंश तो मिल ही जाएगा, तो इसमें देखिए आपको अच्छे से पढ़ना। ये पद्यांश दिया गया है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, अच्छे से इसको पढ़ना है और सॉल्यूशन करना है। तो देख लीजिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें अथवा में भी दिया है पद्यांश कि मैं नीरव हरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, 4 लाइन का श्लोक है, मतलब कि पद है, इसको पढ़ के इसमें 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इसमें यहाँ पे आपको आंसर भी देना है। ठीक है, तो आपको मालूम हो जाए कि 10 नंबर का तैयारी करना है, तो इस तरीके से पेपर आएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 5-5 नंबर वाले लेखक कवि के जीवन पर से। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा। लिखा है इसमें ना कि निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए जीवन परिचय लिखना है। इसमें क्या है, पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, किसी एक को यहाँ पे जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लिखना है, ये लेखक थे। ठीक, नीचे देखिए ख नंबर पे लिखा है ना कि निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय मतलब जीवन परिचय के साथ देना है। जैसे शंकर प्रसाद का लिखिए, या रामधारी सिंह दिनकर का, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 3 दिया है इसमें, तो आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, ये आपके कवि हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है 6 नंबर, पंच लाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, किसी एक का लिखना है सारांश। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है। ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है, ये 5 नंबर का आता है। तो ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर वाला, ये आपके जिले वाइज आता है, आप किस जिले से हैं उस जिला के लिए ये प्रश्न अलग बनाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप जिस जिले से हैं उस जिले के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में बताना है कि आप किस जिले से हैं। ठीक है, बताइएगा जरूर कि हम इस जिले से हैं, और वीडियो को लाइक कर देना। ख नंबर देखिए रस, ये वही है, मतलब कि टोटल किस जिले से हैं। अब खंड ख स्टार्ट होता है यहाँ से। खंड ख में देखिए पहले नंबर क्वेश्चन जो होगा 8 नंबर से स्टार्ट होगा।
दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें संस्कृत में लिखा है कि यज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्रियों कमाय पतियों प्रियो भवति। ये जो है आपका यज्ञवल्क्य वाला चैप्टर, जो इसमें से आपको संस्कृत में गद्यांश दिया रहेगा। इस तरीके से इसका संस्कृत में संदर्भ हिंदी में संदर्भ लिखना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। अथवा में दिया, अगर वो वाला नहीं कर पाते हैं तो नीचे वाला जो है ये गद्यांश कर सकते हैं। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु वृदाम, इसको पढ़िए। इसको पढ़ने के ठीक बाद इसका संदर्भ लिखिएगा हिंदी में। इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे, इस पूरे गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी कर लेना। 8 का यहाँ पे देखिए ख नंबर, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पद्यांश दिया रहेगा, ये संस्कृत का पद्यांश। इसको पढ़ेंगे कि सहसा विदधित न क्रिया विवेके प्रमापंदा पदम। इसको अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के ठीक बाद इसका क्या करना है, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी दिया है, तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिया रहेगा। क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ग्रामर पोर्शन से हैं सभी। 9 नंबर से कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लाठी, वही बात है, एकमात्र सहारा। इसको वाक्य में प्रयोग कर देंगे। आधा तीतर आधा बटेर, इसको भी बता देंगे अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग। नीचे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद का सही उच्चारण करना है। स्वागतम का सुधन आगतम होता है, ये वाला ग नंबर सही है। इस तरीके से तैयारी अगर किए होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सर्वेश, सर्वेशा, सर्वेशा का सर्वधन ईसा, यहाँ पे सर्वधन ईसा, तो अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है पद्म सह, लास्ट में अ की मात्रा जुड़ा है इसमें, तो अ की मात्रा ऑप्शन देखिएगा। पद्माधन ईसा, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सही चून कर लीजिएगा। मतलब कि आप तैयारी अच्छे किए होंगे। आपको मैं केवल पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ किस तरीके का आया है। दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में विभक्ति और वचन बताना है। नामनी का विभक्ति बताना है। यहाँ पे दूसरा है आत्मने का विभक्ति बताना है, वचन बताना है। इस तरीके से आपको तैयारी कर लेना है। यही आएंगे क्वेश्चन। 11 का देखिए क, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुन करके आपको तैयार करके लिखना है। कपट कपाट के यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों में से कौन सही है, ठीक है। आप कमेंट में भी बता सकते हैं। जलज, जलज, जलद, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अनंत का प्रवाची बता दीजिए, पतंग का बता दीजिए, खग का बता दीजिए, दल का बता दीजिए। इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करना है। वह स्त्री जिनका कोई संतान न हो, बाँझ बोलते हैं, तो यहाँ पे टिक भी बच्चा लगाया है। आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। जिनका जन्म न हुआ हो, अजन्मा बोलते हैं उसको, यहाँ पे भी टिक लगाया हुआ है। मतलब इस तरीके से तैयार कर लीजिए। घ नंबर, निम्नलिखित में से नहीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। केवल 100 रुपये मात्र की बात है। केवल, चाहे कहेंगे कि मात्र 100 रुपये की बात है, चाहे केवल लगा दिए तो मात्र यहाँ से हट जाएगा। केवल 100 रुपये की बात है, नहीं तो मात्र 100 रुपये की बात है, ठीक है। हवा ठंडी बह रही है, हवा ठंडा चल रहा है, ठीक है। अनेकों बार अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेक बार देख चुका हूँ, अनेकों नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से बना लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का देखिए क ख ग, ये आपको फिक्स है कि 6 नंबर का क्वेश्चन यही आएंगे। हास्य रस वीर रस का पूछता है। अनुप्रस और रूपक अलंकार पूछता है। चौपाई अथवा सोरठा ये छंद पूछता है। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना 100%। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। इस तरीके से आएगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा नीचे दिया है। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। इस तरीके से भी आप तैयार कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित विषयों में शीर्षकों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। वन रहेंगे हम रहेंगे, स्वास्थ्य ही सारे सिखों का मात्र मल है, राष्ट्र एकता, आतंकवाद, विज्ञान और समाज। इस सारे टॉपिक पे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस तरीके से पेपर आएगा। और रही बात, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब PDF टेलीग्राम पे हम तुरंत सेंड करेंगे, ठीक है।
तो आप पीडीएफ को तुरंत जाकर के टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सेंड कर देंगे, डाउनलोड कर लीजिए। तैयारी जबरदस्त कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।